brought to you by Saluja Gold. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया, लेकिन ईरान ने डायरेक्ट रिटेलिएट करने के बजाय, यानी डायरेक्ट अमेरिका पर हमले करने के बजाय वेस्ट एशिया में जितने भी उसके यूएस एयर बेसेस हैं उन पर हमले किए। और जितनी सटीकता से, जिस प्रिसिशन के साथ ये हमला हो रहा था, मीडिया रिपोर्ट में खबर आई कि कहीं ना कहीं चाइना इसमें ईरान की मदद कर रहा है। और अब फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, उसमें दावा किया गया है कि चाइना का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है TEE-01, जिसकी मदद से ईरान ने हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लिए। वेस्ट एशिया में जितने भी यूएस एयर बेसेस हैं उनकी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लेने के बाद उन्हें एनालाइज किया गया और इसी के बाद ये हमले हुए हैं, ऐसा फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है। चीन की एक कंपनी है जिसका नाम है अर्थ आई, उसने ये सैटेलाइट बनाया। 2024 में इस सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया गया। ये कंपनी दावा करती है कि ये इन ऑर्बिट डिलीवरी सर्विस देती है। इन ऑर्बिट डिलीवरी सर्विस यानी कि कंपनी स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च कर देगी ऑर्बिट में, और वो ऑर्बिट पे रिवॉल्व करेगा। उसके बाद कोई दूसरा देश इसे एक्वायर कर सकता है और इसकी सर्विसेज ले सकता है। इसके अलावा IRGC ने एम्पोसैट नाम की एक ग्राउंड सर्विस कंपनी है, ये चाइना की ही कंपनी है, ग्राउंड सेंटर कमांड कंपनी है, जिसका इस्तेमाल किया है चाइना ने। ग्राउंड लेवल पर जो इमेजेस जब सैटेलाइट से आती हैं मानस, तो उन्हें एनालाइज करने का काम ये कमांड सेंटर्स करते हैं। और रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि ईरान के जो खुद के कमांड सेंटर्स हैं उन्हें तो IDF ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। और यहाँ पर ईरान की चालबाजी ये थी कि कमांड सेंटर जो है वो चाइना का है, उस पर तो कोई हमला होगा नहीं, तो इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इस सैटेलाइट के बारे में और भी जानकारी देने के लिए मानस हैं। जी मानस। देखिए प्रगति, जो कमांड सेंटर वाली बात आपने कही, ये TEE-01B, ये जो B सीरीज है, ये B जो लास्ट में हम ये लेटर देख रहे हैं एक सीरीज को डिनोट करता है कि A सीरीज आई होगी, B सीरीज, तो ये B सीरीज का था। बहुत उन्नत सैटेलाइट है ये, क्योंकि ईरान की जो टेक्नोलॉजी है आप देख रही हैं, इतने सैंक्शंस होने के बावजूद इतने साल से जिस तरीके से उसने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में हम देख रहे हैं, अभी तक किसी को नहीं पता था कि ईरान के पास सैटेलाइट्स भी हैं, IRGC के जो एरोस्पेस फोर्स हैं। लेकिन अब ये रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि ईरान न सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल, न सिर्फ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम, बल्कि अपने सैटेलाइट प्रोग्राम पे भी इनफैक्ट फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि उसके पास सैटेलाइट्स थी, नूर 2, नूर 3, पर वो उतनी अच्छी हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस नहीं ले पाती थी। इस सैटेलाइट की मदद से ईरान को बहुत अच्छी इमेजेस मिली हैं यूएस एयर बेसेस की खास तौर पर। देखिए प्रगति, जो एम्पोसैट जो इमेजेस आती हैं तो उनको प्रोसेस करना सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हम जो आम तस्वीरें देखते हैं अपने फ़ोन से ली हुई या अपने कैमरों से ली हुई तस्वीरें, ये उनसे काफ़ी अलग होती हैं। आपको दूरी जो स्केल होती है, जिस तरह से नक्शों में स्केल लिखा रहता है कि इतना मतलब इतनी दूरी, उस तरीके से कुछ सैटेलाइट की मैपिंग होती है, सैटेलाइट इमेजरी होती है। स्पेशल इंटेलिजेंस ऑफिसर होते हैं, सैटेलाइट एनालिस्ट होते हैं प्रगति, वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि हमने जो ग्राउंड इंटेल आई है और जो हमारे पास सैटेलाइट इमेजरी है वो मैच करती है कि नहीं। अब आपने देखा कि कितने सारे एयरबेसेस की एकदम सटीक लोकेशन, यूएस के जो पेट्रियट है, जो थार्ड है, उसके रेडार्स की एकदम सटीक लोकेशन ईरान के पास थी। यही वजह थी कि उसने इतना प्रिसाइज हमला किया। और करीब करीब मुझे लगता है कि जितने भी बेसेस हैं, कोई ऐसा बेस नहीं था जो अछूता रहा हो ईरान के हमले से। इसके अलावा इस सैटेलाइट को देखें हम तो ग्राउंड पिक्सल की बात होती है। जब जूम, जैसे कैमरे में जूम होता है, उसी तरह सैटेलाइट में भी हम जूम इन जूम आउट करते हैं। हम कितना ज़्यादा उसके करीब जा सकते हैं, कितनी क्लियरर पिक्चर ले सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा प्रगति आप इस बात से लगाइए कि 0.52 मीटर तक का ये रिजोल्यूशन दे सकता है। ये ग्राउंड पिक्सल रिजोल्यूशन कहते हैं इसको, कि इतने करीब तक वो रिजोल्यूशन दे सकता है। हाँ, उसकी क्लैरिटी कितनी होगी, उसमें डॉट पर इंचेस कितने होंगे उस तस्वीर में, ये कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो एनालिस्ट ही होते हैं, जो स्पेशल टाइप के लोग होते हैं, उसको समझते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और फिर उस आधार पर अपनी रिपोर्ट देते हैं कि यहाँ पे आखिर में है क्या। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो हमने भी इस दौरान इसी तरीके से कुछ इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, मैक्सर, हमारे अपने सैटेलाइट्स हैं, उसके थ्रू हमने एनालाइज किया था कि हमने जो BDA होता है, बैटल डैमेज असेसमेंट, वो कितना हुआ। इसके अलावा ये 14.8 किलोमीटर यानी लगभग 15 किलोमीटर तक का वाइड एरिया एक बार में एक साथ देख सकती है। तो ये भी एक फायदा है कि देखिए मिलिट्री बेसिस जो होते हैं, खासकर यूएस के, बहुत बड़े एरिया में फैले होते हैं। वो ऐसा नहीं कि 1 से 2 किलोमीटर लंबे हो गए, उसमें एयर बेसिस भी हैं, उसमें ग्राउंड ट्रूप्स भी रह रहे हैं।
तमाम खाने के, हथियारों का इंस्टॉलेशन है, सप्लाई चेन है, तमाम चीज़ें हैं। तो ये 15 किलोमीटर तक का एरिया एक बार में कवर कर सकता है। और ये जो आपने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई कि अर्थ आई ये कहती है कि वो इन ऑर्बिट डिलीवरी देती है। जैसे हमने गाड़ियों की डिलीवरी अभी तक सुनी है कि गाड़ियाँ आपकी गाड़ी बिल्कुल रेडी है, आप लेके जाइए, तो ये कहते हैं आपका सैटेलाइट हवा में ऑलरेडी हमने पहुंचा दिया है। जब करीब 550 किलोमीटर की ऊंचाई पे सैटेलाइट पहुंचता है तो वो ऐसी जगह होती है जहां वो ना अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जा पाता है, ना अर्थ की ग्रेविटी उसको नीचे खींच पाती है। लिहाजा वो सैटेलाइट अर्थ के ही चारों ओर एक ऑर्बिट में चक्कर काटने लगता है। करीब करीब 550 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है, कम ज़्यादा हो सकती है सैटेलाइट की, लेकिन हाँ, सोलर से चार्ज होता है सैटेलाइट, सोलर पावर होता है ये, इसमें बैटरीज लगी हैं। TEE-01B को देखें तो इसमें खास तौर पे 4 सोलर पैनल्स की बात सामने आई है, जो अभी तक मतलब हमारे पास जानकारी है, फाइनेंशियल टाइम्स के अलावा भी अदर सोर्सेज से जो आई है, कि 4 इसमें सोलर पैनल्स लगे होते हैं जो ये इसकी बैटरी को चार्ज करते हैं और उसके बाद ये सैटेलाइट मूव करती है। और इस पूरे कन्फ्लिक्ट के दौरान जब तक ये अमेरिका और ईरान का जो डायरेक्ट फायरिंग, हालांकि अभी तो फायरिंग रुकी हुई है, अभी सीज फायर है, लेकिन इसके पहले जब जितने देर तक ये फायर चल रहा था तब तक ये लगातार मिडिल ईस्ट के ऊपर ही थे ये सैटेलाइट। और चूंकि वहाँ पे यूके मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका के स्पाई सैटेलाइट्स और बाकी देश भी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं या जिनका हॉर्मुज की वजह से जिनको आर्थिक दिक्कतें मतलब सामने आई हैं, वो भी अपनी सैटेलाइट्स वहाँ लगाए थे। तो वहाँ पे किसी का ये ध्यान नहीं गया उस समय शायद कि अमेरिका पे नज़र रखने के लिए चाइनीज़ के थ्रू ईरानियंस अपनी सैटेलाइट इस तरीके से एक थर्ड पार्टी के ज़रिए इस तरीके से भिजवा के और अपना काम करवा सकते हैं। एक चीज़ और प्रगति की, जो नूर सीरीज़ की बात की आपने, नूर सीरीज़ काफ़ी पुराने ज़माने की सैटेलाइट थी। वो एक इमेजरी ऐसी देती थी कि आज आपको वो तुरंत मतलब रियल टाइम उस समय मॉनिटरिंग संभव नहीं थी नूर के ज़माने में, लेकिन अभी जो है ये एकदम बिल्कुल रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। और इम्पोसेट एक जो कमांड सेंटर इन्होंने बनाया, अब आप चाइना पे आप हमला नहीं कर सकते आप यूएस, क्योंकि ये बहुत बड़े स्केल में तब्दील हो जाएगी। और चाइना एक बहुत बड़ा देश है, बहुत पावरफुल देश है, न्यूक्लियर आर्म्ड भी है। तो इम्पोसेट ने ये काम किया कि सारी सैटेलाइट इमेजरी पहले चाइना में आई, चाइना में इसको प्रोसेस किया गया। इसके बाद IRGC के ग्राउंड कमांडर्स को, जो भी ईरान में लड़ रहे थे या जो भी ईरान में फ्रंट पे थे, उनको बताया गया। उन्होंने उसमें से टारगेट सेलेक्ट किए कि उनके लिए प्रायोरिटी टारगेट क्या है, और उसके बाद उन्होंने हमला किया। तो स्ट्रेटजी के लिहाज से, मिलिट्री प्लानिंग के लिहाज से एक बहुत ही अच्छा प्लान था। और सबसे बड़ी इसकी चीज़ थी प्रगति, इसकी सीक्रेसी। आप इतना बड़ा कुछ प्लान करते हैं, कोई हमला प्लान करते हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं सैटेलाइट इमेजरी से जुड़ा, तो आपको सीक्रेसी मेंटेन रखनी होती है। ज़रा सी चूक अगर आपकी किसी को, दुश्मन को भनक भी लगी, तो वो अपने इलाके वो पूरे आपको कैमोफ्लेज कर देगा उस एरिया को, यानी आपको सैटेलाइट से कुछ दिखेगा ही नहीं। और इस लिहाज से अगर देखें तो ईरान ने इस मामले में भी बहुत शानदार काम किया कि उसने अपनी सैटेलाइट, न सिर्फ अपनी सैटेलाइट इमेजरी का बखूबी इस्तेमाल किया, बल्कि इसकी भनक भी दुश्मन को बिल्कुल नहीं लगने दी। खासकर उनके जो जासूस हैं मोसाद के और CIA के, उनको बिल्कुल इस बात का पता नहीं था कि उनकी सारी जानकारी किसी ऑन ग्राउंड जासूस के जरिए नहीं, बल्कि सैटेलाइट इमेजरी के जरिए पहुंच रही है। अब मानस, आपने बताया कि एक भी एयरबेस को नहीं छोड़ा, जितने भी मिडिल ईस्ट में US के एयरबेसेस थे सब पर हमले किए गए। और रिपोर्ट में बताया भी गया है कि किन किन एयरबेसेस की तस्वीरें ली गई थी इस सैटेलाइट के ज़रिए। तो 14 मार्च को सैटेलाइट रिकॉर्ड से पता चला है कि 13, 14 और 15 मार्च को सऊदी अरब में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीरें ली गई थी। और 14 मार्च को ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की थी कि इस बेस पर जो अमेरिका के मौजूदा विमान थे उनको नुकसान पहुँचा है। 5 रिफ्यूलिंग प्लेन को नुकसान पहुंचा था। इसके अलावा जॉर्डन के मुआफक साल्ती एयर बेस की तस्वीर ली गई थी। बहरीन में अमेरिकी नौसेना बेस है, उसकी तस्वीर ली गई थी। इराक के इरबिल एयरपोर्ट की तस्वीर ली गई थी। कुवैत के कैंप बुहरिंग और अली अल सलेम एयर बेस की तस्वीर ली गई थी। जिबूती के कैंप लेमोनियर और ओमान के दुक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें ली गई थी। और सिर्फ US के एयर बेसेस की ही तस्वीरें नहीं ली गई थी, इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट में अलग अलग डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं और जो एनर्जी साइट्स हैं उनकी भी तस्वीरें इस सैटेलाइट के ज़रिए ली गई थी। जैसे कि UAE के खोर फक्कान पोर्ट की, कितफा इलेक्ट्रिसिटी और डिसैलिनेशन प्लांट की तस्वीरें ली गई थी। बहरीन के अल्बा फैक्ट्री की तस्वीर ली गई थी। ये जो फैक्ट्री है अल्बा फैक्ट्री, ये दुनिया के सबसे बड़े एल्युमिनियम कारखाने
स्थानों में से एक है। तो इन तमाम जगहों की तस्वीरें इन सैटेलाइट्स के ज़रिए ली गई थी और फिर हमला हुआ। अब जान लेते हैं कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। पेरिस इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज़ की एक्सपर्ट निकोल ग्रेजेवेस्की ने इस बारे में 2 बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि ये साफ है कि इस सैटेलाइट का इस्तेमाल सेना के लिए हो रहा था, स्पेस एजेंसी इसका इस्तेमाल नहीं कर रही थी, IRGC के हाथ में इसकी कमांड थी और ईरान को इस समय इसकी सख्त ज़रूरत थी। 2 फ़ायदे मिले ईरान को, पहला हमले से पहले निशाना तय करना और दूसरा हमले के बाद ये देखना कि नुकसान कितना हुआ है, इसके ज़रिए ये देखा गया। बाकी जानकारी आपने मानस बताई ही, और इसके अलावा एक और जानकारी है। पूर्व CIA एनालिसिस्ट हैं जिम लैम्सन, उन्होंने इस सैटेलाइट के बारे में बताया कि ये ईरान की एक खास चाल है। ईरान के अपने सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर पर खुद 2025 और 2026 में हमले हुए थे और उन्होंने मिसाइल से उन्हें तबाह करना आसान है उनके कमांड सेंटर्स को, इसलिए उसने चीन के कंट्रोल सेंटर को चुना, इम्पोसैट को चुना, जो दूसरे देशों में है और उनकी पहुंच लैटिन अमेरिका तक है, अमेरिका तक है, इसलिए इस कमांड सेंटर को चुना गया। जी मानस। देखिए, इम्पोसेट की बार बार बात आ रही है। चाइना बहुत डिस्क्रीटली काम करता है। हम देखते हैं कि PLA नेवी या चाइना की ओर से हार्डली, मतलब बहुत फॉर्मल स्टेटमेंट्स ही आपको देखने को मिलेंगे। चाइना की तरफ से कोई बहुत वेग स्टेटमेंट्स बहुत कम आते हैं। चाइना अगर इस तरीके की कोई भी मदद कर रहा था, और जैसा कि वो कर रहा था, ये रिपोर्ट जैसा कह रही है, अगर इसको आप एक तरीके से मान भी लें कि जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है ईरान का, जो हिजबुल्लाह और यमन वो जो सपोर्ट करता है, तो इनडायरेक्टली चाइना उनको सपोर्ट करता है, क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट एंटी अमेरिका से जुड़ा होता है कि अमेरिका के अगेंस्ट अगर कुछ भी हो रहा है, या एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात होती है कि वर्ल्ड में सुपर पावर कौन, या इस तरीके की जो बात होती है, इसमें चाइना को ये बात हमेशा से खटकती है कि वो इंडस्ट्रियल पावर हैं, वो इतनी बड़ी मिलिट्री पावर हैं, बावजूद उसके वो यूएस बार बार उनको तमाम चीज़ें सैंक्शंस और ऐसी बातें करता रहता है यूएस। तो ये चीज़ चाइना को कहीं ना कहीं हमेशा से खटकती रहती है। और ये वजह कि देखिए, युद्ध का मैदान कहीं भी अगर 2 देशों के बीच युद्ध हो रहा है, तो वो सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं होता, वो कई देशों की प्रॉक्सी बन के रह जाता है। तो यहाँ चाइना और रूस के साथ ये अच्छी चीज़ हो गई कि ईरान को इस युद्ध में अपर हैंड जैसे ही मिलता हुआ दिखा, उन्होंने और ज़्यादा रिसोर्सेज से मदद करनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ अमेरिका अपने नेटो के सहयोगियों को भी उसने नाराज़ कर लिया, तो वो काफ़ी अलग थलग सा पड़ता गया। और इस समय प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं, वो लगातार अपने देश में भी उनको कई बार विरोध का सामना करना। और इनफैक्ट मानस, जब ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि चाइना हेल्प कर रहा है, इंटेल दे रहा है और लोकेशन प्रोवाइड कर रहा है ईरान को, तो प्रेसिडेंट ट्रंप से इस बारे में सवाल भी पूछा गया था। उनसे कहा गया था कि चाइना हेल्प कर रहा है, तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि चाइना अगर ईरान को हथियार पहुंचाता है, मदद करता है, तो वो मुश्किल में पड़ेगा। उन्होंने ये वार्निंग दी थी, और ये वार्निंग तब आ रही है जब खुद प्रेसिडेंट ट्रंप बीजिंग जाने वाले हैं और उनकी मुलाकात तय है शी जिनपिंग के साथ। तो इस खबर में इतना ही। बाकी जो भी जानकारी है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जानकारी दे रहे थे मानस, मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।